हाँ आकाश, तुम आ गए। ओके, अरे एकदम पंक्चुअल हो तुम तो टाइम के। ओके बेटा लोग, आप लोग ने एक लॉजिक तो सीख लिया है, whoever is present here। और मैंने एक्चुअली आपके एक सीनियर है आकाश, उसको बुलाया है। वो वही वन ऑफ द टीसीएस प्लेसमेंट जो अभी कल हम लोग को 14-15 लोगों की खुशखबरी मिली है, उनमें से एक है। तो मैं उससे यही बोला कि थोड़ा सा आ जाए और एक बार बता दे, बच्चों से थोड़ा बात कर ले, क्योंकि आप लोग आपस में एक दूसरे की भाषा ज़्यादा समझते हैं। तो आकाश, यू आर फ्री टू टॉक, जिस भी भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इन बच्चों को अपनी भाषा में थोड़ा सा गाइड कर दो। ओके जी सर बिल्कुल। सर सब इसी से हैं? सब इसी से हैं, 5th सेमेस्टर है। लेकिन हाँ, इनका एक आधा ग्रुप जो है, मतलब कुछ बच्चे जैसे 20-25 यहाँ पर है, तो 25-30 वहां पर भी हैं अभिषेक सर के साथ में। तो ओके मैं ओके उनको बताना भूल गया, उनको बता देता, मैंने उनको ऐसा इन्फॉर्म नहीं किया कि ऐसा कुछ कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, ओके। अभी नहीं तो बाद में कर हाँ देंगे। हाँ सर ओके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश मंगलानी है और मैं आप लोग को अभी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा टीचर्स में कैसे सिलेक्शन हुआ। आप सब लोग इसी से हैं, मैं भी इसी से हूँ। तो सबसे पहले हम शेयर करते हैं कि जो हमें रिटर्न कैसे निकालना है सबसे पहले किसी भी चीज़ का। तो सबसे पहले तो एप्टीट्यूड की बात आती है, एप्टीट्यूड रीजनिंग, तो वो कहाँ से करना है। तो आप लोग सोचेंगे कोई कोचिंग अलग से ज्वाइन कर लें, तो नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कोचिंग ज्वाइन करने की। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आप उनमें से कर सकते हैं एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह। उसके साथ भी आपको कम पड़ रहा है, आप ऑनलाइन बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं। मैं ज़ोएब सर से एक लिंक, एक ड्राइव भी शेयर कर दूंगा, उसमें आपके सारे कंपनी के एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सब चीज़ के क्वेश्चंस रहेंगे। आप चाहें तो केवल वो भी सॉल्व कर देंगे तो चल जाएगा, लेकिन शर्त है आप रोज़ सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस में रहे वो। आप लोग साथ में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ग्रुप चैट में। आकाश, ये लोग, हेलो आकाश, ये लोग यस चैट यूज नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। इनका इसका एमएस टीम्स का अकाउंट नहीं बन पाया था, तो ये सारे गेस्ट से लॉगिन हैं। तो ओके उनको फ्री है, अपन बोल सकते हैं अनम्यूट करके बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ओके नाउ, अब एप्टीट्यूड रीजनिंग के अलावा क्योंकि मेरी एप्टीट्यूड रीजनिंग अच्छी थी सिर्फ वो, तो मैंने ज़्यादा कोचिंग वगैरह उसके लिए अलग से ज्वाइन नहीं की। बट आप लोग चाहें कि तो कर सकते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड रीजनिंग ज़रूरी तो है। और कभी कभी हो सकता है हम खुद से नहीं पढ़ पाते हैं पूरा पूरा दिन की, कोई पढ़ाए तभी हो पाता है कभी कभी कोई सब्जेक्ट। तो मेरे साथ एप्टीट्यूड में वो दिक्कत नहीं थी। बट अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएँगे खुद से, तो आप जॉइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी ऑनलाइन इतना सब कुछ अवेलेबल है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं एप्टीट्यूड, रीज़निंग वगैरह। अगर एक मैं सजेशन दूँ आपको कि आपको एप्टीट्यूड, रीज़निंग के मैक्सिमम टॉपिक्स जो कंपनीज़ में आते ही हैं, को वहाँ पढ़ना है तो आप अनअकैडमी पे एक अमूल रतन सर आते हैं, मैंने उनसे पढ़ा था कुछ टॉपिक्स। एंड ही इज़ अ फाइनेस्ट एप्टीट्यूड ट्रेनर। एंड मैं उनके साथ बहुत सारे सेशन किया, और उसके बाद मैंने ऐसा नहीं कि घर में फिर अलग से प्रैक्टिस की। उससे तो उन्हीं सेशंस को देख के ही मैंने फिर एप्टीट्यूड अपना क्लियर कर लिया था। अब अब बारी आती है इंग्लिश वगैरह की। अगर देखें हम, इंग्लिश तो इंग्लिश तो सभी की फ़िलहाल बहुत ख़राब ही रहती है। उस टाइम पे भी इतना हम बोल नहीं पाते, भले ग्रामर वगैरह थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, बट बोलने में फिर भी प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने इंग्लिश तो विंग्स एकेडमी से की थी, हमारी कॉलेज की मुक्ता मैम है उनके थ्रू। तो उनसे, उनके थ्रू मैंने सीखी। आपको अगर सीखनी है, मतलब आपको फ्लुएंसी लानी है अपनी इंग्लिश में, तो अपने एक दोस्त को पकड़िए कि भाई आप मुझे एक टॉपिक दें, आप उसे एक टॉपिक दें। एक-एक टॉपिक पर आप 1-1 मिनट रोज़ बोलें। 1-1 मिनट पर रोज़ बोलें, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी। नहीं तो हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी इतने स्ट्रेस सिचुएशन में नहीं निकलती इंग्लिश इंटरव्यू के टाइम पे, और वो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है जब इंग्लिश अच्छी वहाँ नहीं निकलती तो। उसके लिए बस ये 1 मिनट का काम है दिन का। नहीं हो रहा तो एक बार लिख लें उसको, एक बार लिख के बोलें। इंग्लिश की बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर लें। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, मतलब इतना समझ लीजिए एप्टीट्यूड से भी ज़्यादा ज़रूरी। और इंग्लिश में बहुत सारे, जब मतलब मैंने अपने देखा हमारे स्कूल में, मतलब कॉलेज में भी और क्लास में भी बहुत लोगों को एमटीआई रहता है। एमटीआई मतलब श स की दिक्कत रहती है।
उनके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उनको जल्दी से जल्दी ये सब अपना ठीक करना पड़ेगा, जिसमें मतलब उन्हें नहीं, मतलब उन्हें बहुत मुश्किल से चुनते हैं अगर बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है। और फिर भी एमटीआई, तो फिर भी वो लोग सोचेंगे एक बार। एमटीआई मतलब जैसे हम लोग वो श करते हैं, लोग बहुत लोग लोकल लैंग्वेज की वजह से वो बोलते हैं, तो वो अपना ठीक कर, उसको ठीक करने के लिए आप लोग को शायद अजीब लगे, बट उसके लिए संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सी संस्कृत ऐसे अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसे एमटीआई नहीं होता होगा, बट उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर ले। दूसरी बात, इंग्लिश में जो रिटन में आता है उसके लिए ऐसे ऐसे राइटिंग भी आता है। उसमें आपको फास्ट टाइपिंग, अगर आपका मान लीजिए वर्चुअल कैंपस ही होता है तो आपसे ऐसे लिखवाया जाता है, वो जल्दी से जल्दी लिखना पड़ता है। उसमें पंक्चुएशंस वगैरह सब परफेक्ट होने चाहिए, वो उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें तक निकलते हैं उसमें मतलब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं बच्चे। उसके बाद अ, आप लोग अगर इंटरव्यू की हम बात करें, तो जैसे अब मैंने बताया उसमें इंग्लिश की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही। साथ में आप सबको पता है आईटी सेक्टर में जा रहे हैं तो बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के काम नहीं चलेगा। तो जैसे जिनको थोड़ी बहुत आती है प्रोग्रामिंग, सी वगैरह, वो लोग एक और लैंग्वेज पकड़ लें, जैसे C++, जावा या पाइथन, ताकि एक ऊप्स के कॉन्सेप्ट भी आपके साथ जुड़ जाएं। क्योंकि सारे इंटरव्यूअर्स के ऊप्स के कॉन्सेप्ट बड़े फेवरेट रहते हैं, उन्हें पूछना बहुत अच्छा लगता है ऊप्स के कॉन्सेप्ट किसी में भी। हालांकि वो प्रोग्रामिंग आपको रिटन में काम नहीं आएगी, रिटन में आपको सी ही सबसे ज़्यादा काम आती है, मैंने अब तक देखा, क्योंकि मैंने सी के साथ पाइथन सीखी थी। बट पाइथन इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा था रिटन टेस्ट में, सी ज़्यादा फास्ट है इसलिए। इसके बाद इंटरव्यू में ही बात करें तो आप मैंने जैसे बताया कि एक और लैंग्वेज रख लें आप साइड में। जैसे अभी आपके पास फिलहाल टाइम तो है ही, और कसम खा लें कि दिन में एक प्रोग्राम तो लिखना ही है। दिन में, एक मिनट एक्सक्यूज मी। हाँ, तो प्रोग्रामिंग के बाद आप लोग को अपना, जैसे कई लोग डाउट रहता है कि अपने जो सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो लिखें कि नहीं। तो मैंने अपने केस में वो नहीं लिखा था, बट अगर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि आपसे उसमें से कुछ भी पूछेंगे तो आपको बन जाएगा, तो बिल्कुल लिखिए। जैसे जोहिब सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं टीना प्रो मल्टीसिम क्यों नहीं लिख रहा हूँ, जबकि वो अपने ही सब्जेक्ट्स हैं और एक रेज्यूमे में एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ जाती है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको बनता है तो वो चीज़ ज़रूर लिखें। अब रेज्यूमे की एक छोटी सी बात कर लें कि रेज्यूमे में क्या क्या आना चाहिए। तो रेज्यूमे में एक तो बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए, सही बात है, बट वही चीज़ आनी चाहिए जिसके लिए आप कंफर्म है कि आपको ये चीज़ें पता है, मैं इसमें से कुछ भी पूछेंगे मेरे को बन जाएगा। हाँ, हर चीज़ की ऐसा नहीं कि सब चीज़ सीख लिया आपने पर उसके बेसिक तक ही रह गए। कोई एक चीज़ सीख लीजिए जिसमें आप बेसिक से ज़्यादा ही जानते हैं। जैसे आपने अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, जैसे हम लोग ने डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, इनके बेसिक्स पढ़ लिए और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के सिर्फ बेसिक्स ही आता है, तो वो काम नहीं आएगा। हमें किसी भी चीज़, एक चीज़ में जाना है, बट उसका बहुत, एक चीज़ में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने अपने ब्रांच के सब्जेक्ट्स पे नहीं गया, मैं प्रोग्रामिंग की ओर ज़्यादा चला गया। और जिसमें अगर आपको मतलब एक और चीज़ है जिसमें मैं नहीं कर पाया वो चीज़, जो मुझे अफ़सोस हो रहा है कि मैंने डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा। मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होता तो मुझे और ज़्यादा प्लस पॉइंट्स होते। अगर आप कोडिंग बहुत अच्छे से जानते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर सीखना जल्दी से जल्दी चालू कर दीजिए। वो मतलब अच्छा सब्जेक्ट भी है और आपकी कोडिंग में भी आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। इसके बाद रेज़्यूमे की जैसे मैं बात कर रहा था, रेज़्यूमे में क्या-क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो रेज़्यूमे में आप अपने सब्जेक्ट्स चाहें, मैंने बताया, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। मैंने नहीं लिखा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। आप लोग लिख भी सकते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट के टीचर से उसके बारे में पूछते चलिए। उसके बारे में एक-एक दिन में उसकी चीज़ जो भी है, ए टू ज़ेड आप लर्न कर लीजिए जो भी है। अब उसके बाद आपके कोडिंग जैसे मैंने बताया ज़रूरी है। तो कोडिंग जैसे सी, तो जिसको बिल्कुल नहीं आती कोडिंग वो सी तो सीख ही ले जैसे-तैसे। आकाश, और हाँ सर?
तुमने रिज्यूमे में प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में क्या क्या लिखा था, कैसी लैंग्वेज लिखी थी एग्जैक्टली अपने रिज्यूमे में? मैंने सी लिखा था, पाइथन लिखा था और हाँ, साइलैब लिखा था। और सर साइलैब, हाँ ओके। साइलैब लिखा था मैंने, 3 लिखी थी मैंने। और तुम एक बार बताओ, जैसे प्रोग्रामिंग के अलावा तुम्हारे टीसीएस के इंटरव्यू में तुम्हारे रिज्यूमे में से क्या क्या पूछा गया? हाँ सर, मैं उस पे आ रहा हूँ सर। जैसे मेरा स्टार्ट इंटरव्यू मेरे प्रोजेक्ट के साथ। मेरा प्रोजेक्ट था मतलब लाइन फॉलोअर वगैरह, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, बट उन्हें प्रोजेक्ट से, टीसीएस वालों को प्रोजेक्ट से बहुत प्यार रहता है। उन्होंने मेरे टेक्निकल इंटरव्यू में पूरा मेरा प्रोजेक्ट का ही रिलेटेड पूछा। प्रोजेक्ट रिलेटेड में जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि इस प्रोजेक्ट के पीछे आपका मोटिव क्या था, ये प्रोजेक्ट कहाँ-कहाँ काम आ सकता है, इस प्रोजेक्ट में कौन-सी कोडिंग अप्लाई हुई थी और किस आपके ग्रुप में कितने लोग थे, किसने कौन-सा काम किया था। एंड जैसे मेरा लाइन फॉलोवर था, उसमें लाइन फॉलोवर और बायोमेट्रिक बाइक लॉक, तो मेरे से पूरा उसी में से पूछ लिया। अब उसमें आर्डिनो भी आता है, तो उन लोग आर्डिनो में भी चले गए कि आर्डिनो में क्या-क्या होता है। उसके मतलब आईओटी सेक्टर में लोग पूरा चले गए, उसमें पूछने लगे। तो उसमें मैं कॉन्फिडेंट था, तो उसका मैंने बताया। अब जैसे आपसे उसके बाद में से एमआर राउंड हुआ, तो उसमें एमआर राउंड में मुझसे टेक्निकल का ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछने लगे। एंड हालाँकि मैंने उसमें सी बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस भी लिखा था, इसलिए मुझसे ऊप्स कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा। इसके बाद मैंने अपना डिस्क्राइब किया था कि मैं दिल्ली गया था एक रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन में। मेरी मतलब अदर करिकुलर एक्टिविटी से मैंने लिखा था कि मैं दिल्ली गया था एक रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन में। तो उन्होंने उसके बारे में पूछा कि व्हाट वाज़ दैट कॉम्पिटिशन, मैं किस लेवल तक गया। तो हो सकता है ऐसे बेसिक्स क्वेश्चंस भी आपसे पूछें, बट आपको बिल्कुल रेडी रहना पड़ता है अपने रिज़्यूमे के साथ। और रेज़्यूमे के बाद हाँ, मैंने जैसे बताया, प्रोजेक्ट आप बिल्कुल अपना रेडी कर लीजिए। जैसा है प्रोजेक्ट को बिल्कुल एक-एक चीज़ उसकी याद कर लीजिए, उसमें क्या-क्या था। यस सर। अब आप लोग भी चाहें कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो साथ में मैं भी आपको आगे बताता जाऊँगा। किसी को कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट है दिमाग में उस टाइप का कि कुछ, मतलब जो जो अभी आकाश ने बताया उसके अलावा जो आपके दिमाग में ऐसे रहते हैं बहुत से मिथ्स कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, वैसा हो सकता है कि नहीं? मैंने एक चीज जो नोटिस की है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा। हाँ, कोई कुछ What बोल was रहा था। your score in written exam? हाँ, वो एनक्यूटी बता दो आकाश। सर एक्चुअली उसका एनक्यूटी स्कोर अभी डिस्प्ले नहीं हुआ है, बट जिनका शायद बेस्ट परफॉर्मेंस था, उनका इंटरव्यू हो गया था, और जिनका नहीं था, उनका धीरे-धीरे एनक्यूटी स्कोर डिस्प्ले होता जा रहा है। अच्छा, क्योंकि इन लोग जो है ना, ये फिफ्थ सेम में शायद श्वेता बात कर रही है ना? Yes, sir. श्वेता, आपको पूछा, श्वेता तुम्हें तो एनक्यूटी का स्कोर पता था अपना, राइट? Yes, sir. मुझे आया था, मेल आया था, तो तो आकाश तुमको क्यों नहीं उसमें पता चला? रिजल्ट टेबल पे आया सर था। जिसका सर इंटरव्यू हुआ है, उन्हें किसी का अपना एनक्यूटी का स्कोर नहीं पता है सर। अरे बहुत चालू हैं एक्चुअली। देखो श्वेता, मैं तुमसे यही उस दिन बात कर रहा था ना कि दे नेवर टेल कि उनका एग्जैक्टली क्राइटेरिया क्या है इंटरव्यू तक पहुंचाने का लोगों को। वो कर देंगे ना, तो उन पे लोग कोर्ट केस कर देंगे, चढ़ाई कर देंगे कि इनका क्या है सिस्टम। टिकटॉक क्या है, कंपनी है, उनको खुद का, उनकी मर्जी है एक तरह की। उनका मेन रीजन ये है कि उनकी मर्जी है वो किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, और उस चीज को डिस्क्लोज इसलिए नहीं करते हैं जिसमें इशू ना खड़ा हो। सही कह रहा हूँ आकाश में? यस सर, बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि जैसे ये बट फिफ्थ स्टिल सेम के सर बच्चे हैं पता ना, इन लोग होना ने चाहिए। एनक्यूटी का एग्जाम दिया बेटा आप लोग ने, तो आपको वो एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कह सकते हो ना, जैसे कि जस्ट टू टेस्ट योर स्किल, उस तरीके से उन लोग ने उसको लिया और डिस्प्ले कर दिया। लेकिन जिन बच्चों को सिलेक्ट करना था, जिनको रिज्यूमे तक पहुंचा दिया, जिसको जिसको इंटरव्यू तक पहुंचा दिया, उसको उन लोगों ने स्कोर नहीं बताया है। बिल्कुल, उन लोग सर ओके बिल्कुल सर। कुछ भी नहीं बताते हैं, ना कि बस उनके में एक रहता है कि हम ये पूछेंगे, ये करेंगे, आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, बाद में बताएँगे। वो लोग सामने कुछ भी नहीं रखते हैं कि एग्ज़ैक्टली उन लोग पूछने भी क्या वाले हैं। कुछ कंपनीज़ रहती हैं जो सिर्फ़ बोलते हैं एप्टी दे के हम उसमें बहुत सारा कुछ उन लोग पूछ लेते हैं। हम्म। और तो किसी को हमें सारे सेक्शंस में इक्वल समथिंग कुछ बेस होता होगा ना कि समथिंग इसमें 20 ही लाने हैं, सब में हाँ, मैक्सिमम इतना लाना अ, पड़ेगा।
हाँ, सब में कट ऑफ अलग अलग रहता है सब सेक्शंस का, आपको सारे कट ऑफ निकालने पड़ते हैं। मेरे एंड ख्याल ऐसा रहता होगा कि आप बहुत पुअर किसी में भी स्कोर नहीं करो, मुझे लगता है अराउंड 40-50% अगर आपने सब में कर दिया और मतलब दो चार में बहुत अच्छा लिया है और बाकी जो थोड़े बहुत है उनमें आपने ठीक ठाक कर दिया तो आई थिंक हो जाता है। अच्छा, मैं बताना ही भूल गया आप लोगों को कि मेरा एनक्यूटी में मेरे से कोडिंग बन रही थी मेरे से, एक जो छोटा वाला कोड आया था उसकी कोडिंग मैंने पूरी लिख दी थी, बट एक्चुअली वो सबमिट नहीं हो रहा था। अब समझ नहीं आ रहा था क्या होना है, बट उसके बावजूद वो सबमिट नहीं हुआ एक्चुअली में भी, बट मेरा एनक्यूटी मतलब मुझे पास का आ गया कि मेरा एनक्यूटी निकल गया है, मेरा कोड में से बना, बट वो सबमिट नहीं हुआ, उसके बावजूद भी हो गया। कंपाइल हो गया था आकाश, मतलब लिख गया था, कंपाइल हो गया था? नो सर, कुछ हो ही नहीं रहा था उसमें, बस सबमिट अच्छा। उसको समझ ही नहीं आ रहा था। तो मे बी उसके हो सबमिट हो गया हो या कुछ नहीं, बट मैंने वो उसका टेस्ट भी नहीं चला था, कुछ भी डिबग नहीं किया था उसमें से, हो सकता है ओके, उसमें एरर भी हो, बट मैंने बाकी मेरा एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह, टेक्निकल वो सब बहुत अच्छा गया था। तो प्रोग्रामिंग तो क्वेश्चंस कितने थे आकाश? प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सर 2 थे टीसीएस में तो। ठीक है, ठीक है। और और देखो एक यही मैंने देखा कि हाँ, बताओ बताओ। हाँ सर, एक बताना था सबके लिए कि जिसको कोडिंग बहुत अच्छी आती है, जो हैकर रैंक वगैरह से कर रहा है कोडिंग, वो लोग करते रहें। अब जैसे एक जियो कंपनी आई थी, उसने एक टाइम एग्जीक्यूशन कोड का जो रहता है, कोड कितनी देर में चल रहा है, उसका भी एक पैरामीटर डाल दिया था उन लोगों ने। कोडिंग बहुत इजी दी थी, बट एक कि कोड कितनी जल्दी रन हो पा रहा है उसका भी एक टाइमर सेट कर दिया था। तो वो उसी से बनेगा जिसको डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आता है। तो उसके लिए आप लोग कोड शेफ पे कर सकते हो, उसमें आते हैं ऐसे जिसमें टाइम लिमिट रहती है कोड को चलाने, कोड के चलने की। वैसे हैकर अर्थ भी आकाश वही है जो जियो ने जो प्लेटफॉर्म यूज किया ना, हाँ हैकर अर्थ ओपन प्लेटफॉर्म है। कल मैंने बैठे बैठे उसमें अकाउंट बनाया यूजिंग गूगल अकाउंट, वो बन गया। और उसमें मैंने देखा कि उन लोगों ने इनपुट आउटपुट, प्रेजेंटेशन रिलेटेड, आउटपुट की स्पीड रिलेटेड, मेमोरी रिलेटेड अलग अलग सेक्शंस रखे हैं और उन्होंने मतलब उसकी प्रैक्टिस करने के लिए दिया है मौका। हाँ, तो वो बहुत मतलब अलग ही टफ हो जाता है उसमें फिर। वो अलग लेवल हो जाता है, सही बात है। तो बेटा आप लोग बताएं, हैकर रैंक से स्टार्ट करिए, मुझे हैकर रैंक सबसे इजीएस्ट लगता है। उससे स्टार्ट करिए, उसमें जब आप 30-40% तक पहुंच जाए ना, तो फिर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो फिर कोड शेफ या फिर इसको भी कर सकते हैं। बाकी गीक्स फॉर गीक्स में भी आप अगर थ्योरेटिकल पार्ट लर्न करना है तो गीक्स फॉर गीक्स बहुत बहुत अच्छी अच्छा। वेबसाइट है, हाँ। जब गूगल सर्च करो सबसे पहले वही मिलती है, और नहीं मिले तो उसको आप ढूंढ के उसमें से पढ़ लो। बहुत अच्छी वेबसाइट है वो। और कुछ किसी। आकाश, मुझे एक चीज पूछनी थी जो जनरल मतलब वैसी है, हाँ सर। मतलब एग्जैक्टली टेक्निकल नहीं है। तुम लोग का एक ग्रुप है, तुम्हारा, देवाशीष का, अभिषेक, आयुष जैन, तो तुम हाँ लोग सर। ने क्या कंबाइंड स्टडी, सेल्फ स्टडी की है? तुम लोग का मतलब जो एक दूसरे की जो नॉलेज की, जैसे फॉर एग्जांपल देवाशीष है, तुम्हारे ग्रुप हाँ में सुपर जीनियस है, हाँ अभिषेक उतना लाइमलाइट में नहीं रहता है, तो एक दूसरे की नॉलेज एक दूसरे को ओवरशैडो नहीं करती क्या? सर, एक्चुअली आप ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अ, हम जिसके साथ रहते हैं उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है हमारे पर। जैसे देवाशीष हमारे ग्रुप का था, हम लोग कुछ भी डाउट होता, कुछ भी कोडिंग रिलेटेड, सीधा उसको फोन करते, भाई आजा बता दे। ओके। एंड ही वाज ऑलवेज हमारे साथ, हमेशा रहता था कोडिंग की हेल्प के लिए। तो आप लोग भी ऐसे किसी न किसी के साथ रहें, जैसे आपके नहीं है कोई भी, आपके टीचर भी हैं, जैसे जोएब सर सी के महारथी, अभिषेक सर पाइथन के, आप किसी न किसी के साथ रहें जिससे पूछते चलें आप लोग। नहीं वैसे सरप्राइजिंगली बेटा, आप लोग के जो आकाश का जो सीनियर बैच है, ये लोग काफी इजी टू गो थे। मतलब ये लोग 180 का बैच था और बहुत ये लोग ने लाइटली लिया हर चीज। फिर भी देर सवेर सबका प्लेसमेंट हो जाता है, बट मैंने देखा अवेयरनेस इनके बैच में बहुत ज्यादा थी। जैसे इनके ही बैच से सिस्को में 2 बच्चे प्लेस हुए इतने बड़े पैकेज में, और जेसन डेविड और ये दीपा बिरुआ तो बिल्कुल बिल्कुल लाइमलाइट में रहते, लगता ही नहीं था कि ये लोग कुछ पढ़ाई करते हैं या कुछ निकाल पाएंगे। तो फिर तो है ना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था इन दोनों का। तो वही है कि मतलब आप अपना धीरे धीरे तैयारी करते रहें, उसको किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अपने फ्रेंड्स की हेल्प लें, उनके फ्रेंड की हेल्प करें भी जरूर। मैंने एक एग्जाम्पल देखा आकाश, उसका मतलब नाम लेना सही नहीं है, बट ठीक है, अपन सब स्टूडेंट टीचर हैं, किसी का कोई इंसल्ट नहीं होती है। बट अंकुश सारवानी के अंडर मुझे लगता है आयुष काफी ओवर शैडो हो गया। मतलब वो पता नहीं अभी तक कुछ निकाल नहीं पा रहा है।
हाँ सर। तो होता है ऐसा। मुझे जैसे आकाश का तो मुझे था, आकाश जो है वो है अंडरडॉग है, साइलेंटली मेहनत करता है, किसी को कुछ बताता नहीं है। अभिषेक का थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, लेकिन अभिषेक ने भी कल मुझसे बोला कि सर हम लोग मेहनत कर रहे थे बहुत। मुझे लगता है एप्टीट्यूड की मेहनत, मुझे लगता है क्या 50% एप्टीट्यूड की मेहनत रहती है कि 100 में से? सॉरी सर। मैं कह रहा था एप्टीट्यूड की मेहनत कितने परसेंट रहती है आउट ऑफ टोटल प्रिपरेशन, कितने परसेंट? एप्टीट्यूड तो सर ऐसा है कि रोज थोड़ा थोड़ा कर लीजिए आप। और एप्टीट्यूड मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मतलब थोड़ी बहुत तुम्हें मैथ। अच्छा था तुम्हारा ना? हाँ तो एप्टीट्यूड। अभिषेक का कैसा था एप्टीट्यूड ऑलरेडी जो पहले से कैसा था? बहुत सफर कर रहा था। उसने हम्म उसमें मेरे से हेल्प ली। और मैं जैसे इंग्लिश में बहुत सफर कर रहा था, मैं अभी भी इंग्लिश में सफर कर रहा हूँ, ग्रामर एंड ऑल में, मतलब जो हम्म। में आता है। तो ओके। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड तो ऐसा है जिसका नहीं है, रोज 1 घंटा उठा लो, टॉपिक वाइज टॉपिक। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स चलते हैं आपके, और ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, वही तो, आजकल तो ऑनलाइन ढेर सारा यूट्यूब में भी और बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वही मेरा कहना है, देखो आकाश, मतलब बेटा आप लोग भी जो सुन रहे हैं कि सबका सब कुछ प्रॉपर है नहीं। कुछ ना कुछ पार्ट किसी ना किसी का वीक है। हाँ जैसे आकाश कह रहा है कि इंग्लिश वीक थी, अभिषेक सिंह जिसका हुआ उसका एप्टीट्यूड वीक था, तो आपको अपनी वीकनेस पे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यस सर। तो बताओ, और किसी को क्वेश्चन है श्वेता के अलावा? तो और एक लास्ट चीज जो सबको प्रॉब्लम रहती है कि सीएसआईटी वालों से अपना कितना कंपटीशन रहता है, आकाश? सीएसआईटी वालों से कंपटीशन तो रहेगा, क्योंकि उन्हें कंपनीज की ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है। ज़्यादा मतलब हम्म उन्हें, उनके लिए कंपनीज ज़्यादा आती है। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते। बस कोडिंग की बात रहती है, उन्हें भी उतनी कोडिंग आती है, हमें भी उतनी कोडिंग आती है। उनमें भी कुछ ज़्यादा नहीं आता, बस उन्हें किस चीज़ का फ़ायदा रहता है, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस का। इन चीज़ों, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, उनको इस चीज़ का फ़ायदा रहता है। अगर ये भी हम थोड़ा थोड़ा देख लें तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, और कोई एक मैं घबरा। इनपुट और देना चाहूंगा इसमें कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल सीएसआईटी वाले हैं, वो क्या होता है, वो थर्ड सेमेस्टर से उनकी थ्योरी डिफरेंट रहती है, और उनकी थ्योरी जो है वो कंपनी वालों की इंटरेस्ट से मैच करती है। बट एक चीज और है कि जो बड़ी कंपनी है, टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस टाइप की, जो ईसी और बाकी सीएसआईटी के अलावा ब्रांचेस को एंटरटेन करती है ना, तो वो इस बात को मन में कंसिडर करती हैं और आपसे उतना ज्यादा किस चीज के डिटेल्स नहीं पूछती हैं जो आपके ब्रांच के नहीं है। एम आई राइट, यस आकाश? सर। यस सर। थोड़ा तो मन में रहता है कि मीन्स ही इज नॉट फ्रॉम सीएसआईटी, तो आपसे एकदम वो कुछ ऐसा थ्योरी नहीं पूछेंगे जो आपने कभी अपने 4 साल में नहीं पढ़ा। तो थोड़ा सा तो इस मामले में एडवांटेज भी रहता है, तो आप थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लें तो आप अपने ही साथ वालों से तो बहुत ऊपर उठ सकते हैं। हाँ, सीएसआईटी वालों से कंपैरिजन नहीं है, कोडिंग में आप उनसे अच्छे हो सकते हैं, बट जो उनकी थ्योरी है दैट वाज डिफरेंट, दे हैव स्टडीड इट फॉर 2-3 इयर्स, उनके सब्जेक्ट डिफरेंट थे। तो उनके पास क्वेश्चंस डिफरेंट रहते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ के आप उनसे बेटर करके अपना तो कम से कम जॉब सिक्योर कर ही सकते हैं। यस सर, जैसे मेरे साथ भी, मेरे से कोडिंग के पूछ लिया था और मेरे से डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस में कहीं नहीं गए थे। इसके बाद प्रोजेक्ट रिलेटेड मेरे से बहुत पूछ लिया, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, उसमें बहुत सब कुछ पूछे। इसके बाद एक न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रूर पढ़ लें। जैसे ये सब खत्म होने के बाद मुझसे पूछा, आप कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, ब्लॉकचेन जैसे। आप इंटरव्यू जैसे चल रहा है, वो आपको ड्राइव करना है कि आपसे वो बंदा क्या पूछे। तो मैंने कहा, यस सर, आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ ब्लॉकचेन, बट आई नो मोर अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये मुझे पता है कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूछे हो। उसके सही बाद है। उसमें 2-3 उससे प्रोजेक्ट रिलेटेड पूछे, आपने पूछे बनाए हैं क्या, कहाँ काम आ सकता है, वगैरह वगैरह। चलो बढ़िया बढ़िया। यस और फिर अच्छा, इंटरव्यू तुमने, इंटरव्यू कितनी देर का, देखो एक क्वेश्चन आया, इंटरव्यू कितनी देर का होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरव्यू अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा देर हो रहा तो मतलब बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरा 40 मिनट इंटरव्यू चला था। पहले 10 मिनट, पहले 15 मिनट में से टेक्निकल और मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया। उसके बाद एमआर राउंड हुआ 10 मिनट का। उसमें मेरे से ऐसी कंपनी रिलेटेड चीज़ें और मेरे से पूछा गया कि प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग के बारे में ज़्यादा पूछा गया। इसके बाद एचआर राउंड हुआ। एचआर राउंड में मुझसे यही सब कंडीशंस रखी गई
कि अगर आपके ग्रुप में कोई काम नहीं करता है तो आप क्या करेंगे वगैरह, ऐसी कंडीशंस, और उस पे आंसर वो बहुत इजी रहता है ये सब। आप एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, टेक्निकल में हो सकता है आपको कुछ चीज़ें नहीं बने, बट एमआर और टीआर राउंड में आपको हर एक आंसर का जवाब देना ही पड़ेगा। टेक्निकल में मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई, बट वो उतना माइंड नहीं करते क्योंकि उन्हें ही पता है कि जो स्टूडेंट है वो घबराया हुआ है, हो सकता है उससे गलती हो जाए, वो इतना माइंड नहीं करते हैं। एंड एक और चीज़ मैं बताऊँगा, जैसे मैंने भी इंटरव्यू में एचआरटीआर में भी गलती की। जैसे मुझे एग्जैक्ट टीसीएस में कितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका आइडिया नहीं था, फिर भी मैंने बोल दिया ऐसा आई डू नॉट हैव एन दैट आइडिया बट इट्स अराउंड 3.5 लाख। बट उन्होंने बड़े आराम से कहा कि आप नहीं, आप गलत हैं, आप फिर से बताइए। तो फिर उन्होंने खुद से बताया कि 4.3 लाख समथिंग है। बट मुझे लगता है ये क्वेश्चन वो इसलिए पूछते हैं कि आप टीसीएस में कितना इंटरेस्टेड हो या कितना अवेयर हो। बट टीसीएस तो ऐसा बढ़ता जा रहा है ना, इट्स एवर ग्रोइंग कंपनी, वो हर साल कितने सारे लोग लेते जाते हैं। हाँ सर, इस बार भी अच्छे खासे लिए। नहीं, अच्छा है। देखो, टीसीएस कैन बी वेरी गुड, यू कैन से स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनीबॉडी। जैसे टीसीएस क्या होता है, ऐसी कंपनी है कि आप जब वहां जाते हैं तो वो आपको बहुत पैम्पर करते हैं, मतलब एज अ फ्रेशर ट्रीट करते हैं। कोई भी स्टार्टअप कंपनी होगी ना, वो आपको इतना मोहलत नहीं देगी कि आप सीखें या किसी के बाजू में बैठे और काम को ऑब्जर्व करें। बट हाँ बड़ी सर। कंपनी का ये फायदा है कि आपको सीखने का मौका मिलता है, और थोड़ा अंडर परफॉर्म भी करो तो एकदम से ऐसा नहीं होता है कि अरे भगो तुम अच्छा नहीं काम कर रहे हो। तो बड़ी कंपनी एक अच्छा स्टेपिंग वो होती है, मतलब फर्स्ट प्लेटफॉर्म अच्छा होता है। 2-3 साल वहां पर करो और आपको अपना स्किल्स बेटर करने में लगा दो तो बहुत अच्छा रहता है वो। एक चीज़ और हाँ सर, एक चीज़ और बताऊंगा सिस्को के बारे में। सिस्को बहुत अच्छी, जैसे अब पता है इतना बड़ा पैकेज दे रही है, सबकी सपना ही होगा सिस्को में जाने का। तो सिस्को के लिए मेरे एक फ्रेंड जिसका हुआ था फाइनल इंटरव्यू तक, हमें सब लग रहा था कि नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब से पूछेंगे क्योंकि नेटवर्किंग बेस्ड कंपनी है। बट उससे कोडिंग और डेटा स्ट्रक्चर पूछा उसने। डेटा स्ट्रक्चर की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं भी बता दूं, डेटा स्ट्रक्चर खाली। तो ऐसा नहीं कि आप कोडिंग और डेटा स्ट्रक्चर पे अच्छे से ध्यान दें। और मुझे लगता है डेटा स्ट्रक्चर पे आप लोग तभी पहुंच पाओगे जब आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत अच्छा कर लो। क्योंकि आप लोग जैसे आज जो सी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लोग स्ट्रिंग्स तक पहुंचे, तो जब तक पॉइंटर तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक मुश्किल है। जैसे जो आकाश डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा है ना, आप लोग ने छोटे फॉर्म में स्टैक और क्यू देखा था ना, एरे से इम्प्लीमेंट करना स्टैक और क्यू, वो भी डेटा स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग है। बट जैसे अगर आप पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं तो एरे लिस्ट हो गया, ट्रीज हो गया, डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो गया, ये सब हो जाएगा तो फिर कंप्लीट हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर। हाँ सर। एनीथिंग एल्स? सर, आप लोग सब फ्री होके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं हट जाऊं? तुम लोग को प्रॉपरली अच्छे से बात करनी हो तो बोलो, मैं हट जाता हूँ। अरे जोहेब सर, बिल्कुल, अरे कोई माइंड नहीं करते जोहेब सर भी, आप उनके सामने भी पूछ सकते हैं। तुम लोग आपस में बात कर लोगे तो बिल्कुल अफेंड नहीं होगा कि किस टाइप की बात करो। कोई कुछ बोल रहा था वैसे, अपन ने बीच में रोक दिया। हाँ हाँ बताओ, कौन बोल रहा है बेटा? सर, जो इंटरव्यू में बैठने से पहले बाकी जितने भी सेमेस्टर के रिजल्ट्स रहते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं क्या? मतलब उनका भी कुछ रोल होता है कि आपका इतना सीजीपीए कम है, इसका भी कोई क्राइटेरिया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बस एक फॉर्म भरने के टाइम रहता है कि बोल देते हैं कि 60% अबव चाहिए। वो 10th 12th में भी रहता है। बाकी इंटरव्यू में या कहीं भी आपसे कुछ नहीं पूछा जाता कि आपने इसमें इतने मार्क्स वगैरह हैं आपके। नहीं आकाश, मुझे लगता है जैसे आपका रिज्यूमे उनके हाथ में है ना, और आपने रिज्यूमे में सारे जो हैं सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 7 तक के मार्क्स लिख दिए हैं, तो कई बार हाँ ऐसा हो सकता है ना कि यार में जस्ट उलझाने के लिए या बातचीत करना स्टार्ट करने के लिए बोल सकते हैं कि तुम्हारे मार्क्स कम क्यों हो रहे हैं या बढ़ कैसे रहे हैं, या हाँ, अचानक से इस सेमेस्टर में कम क्यों हो गए। क्योंकि ये उन लोग सर। को तो बातचीत करने का टॉपिक चाहिए ना। हाँ सर। ऐसा तो कर सकते हैं वो, एकदम रूल आउट नहीं कर सकते इस पॉसिबिलिटी को, बट उसकी बेसिस पे सिलेक्शन रिजेक्शन नहीं होता है। हाँ, ये बात। जैसे अगर आप इंटरव्यू जैसे आपका स्टार्ट होगा
तो वो सामने से आपको काम डाउन करने होंगे। पता है कि आप घबराए हो, पहले आपको काम डाउन करेंगे कुछ मजाक करके या कुछ ऐसी चीज बोल के, उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है फाइनली। जैसे सबसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे पूछेंगे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपको वो मतलब सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहता है इंटरव्यू में कि आपको अपने बारे में बताना है, तो उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने उसमें अपनी जितनी अच्छी अच्छी बातें सब बता दीजिए। कुछ भी ऐसा नहीं कि यार ये बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। आपकी छोटी से छोटी क्वालिटी है, हॉबीज हैं, वो सब भी बता दीजिए। अच्छा आकाश, इंग्लिश वाली जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी ने अच्छे से तैयारी करके इंग्लिश का रिटन एक्सेट्रा निकाल लिया, बट इंटरव्यू में क्या थोड़ा बहुत कभी धोखे से हिंदी निकल जाए मुंह से ऐसे टोक के? हिंदी तो नहीं निकालें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट इंग्लिश थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक लोग ऐसे कर देते हैं, मतलब माफ़ कर देते हैं। बाकी हिंदी फिलर्स नहीं इतना हो सकता था, इतना मैंने देखा कि कईयों ने किया, तो बहुत मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली थी, बस बच के। ओके, मुझे लगता है कि अगर इंटरव्यू सामने से थोड़ा बहुत हिंदी में बोलने लग जाए तो मे बी इज ट्राइंग टू कंफर्ट अवरसेल्व्स, हम लोग सामने वाले को कंफर्टेबल करने के लिए कोशिश करेगा वो। हाँ बिल्कुल, उसमें अगर सामने वाला आपसे हिंदी में पूछ रहा है तो कई लोग बोलते हैं कि अगर आपसे हिंदी में पूछ रहा है तो आप भी हिंदी में जवाब दें। बट जितना हो सके कम से कम हिंदी का उपयोग करें। अगर हाँ बहुत ही ज्यादा हिंदी का यूज हो रहा है तो आप भी हिंदी फिलर्स आराम से यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है इंग्लिश पे वापस आने की कोशिश करना चाहिए, हाँ जल्दी से बिल्कुल, जल्दी, जल्दी। अगर थोड़ी बहुत हिंदी शुरू भी हो गई तो। हाँ, सर जीडी का कोई रोल नहीं रहता है इसमें? अभी जैसे हम लोग का तो वर्चुअल इंटरव्यूज हुए, तो उसमें जीडी तो हुआ नहीं। बट जीडी एक अच्छी चीज़ है, मतलब आपकी इंग्लिश की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसको भी करते रहिए। जीडी में रूल जैसे रहते हैं कि अगर दूसरा कुछ बोल रहा है तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते। आप वेट करें और खुद की चांस का, ये पहला रूल है इसमें। और दूसरा एक रहता है स्टोन ना बने रहें। स्टोन मतलब जैसे कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे, मतलब एक लिसनर की तरह बस सुनते ही जा रहे, तो वो एक रहता है। और एक उससे ज्यादा डिसएडवांटेज रहता है अगर आप बोल रहे हैं, दूसरे को मौका नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। दूसरे को मौका भी देना है, खुद भी बोलना है। वैसे टीसीएस में आज तक कभी जीडी हुई नहीं। बहुत पहले कभी 4-5 साल पहले जीडी हुआ करती थी, वो इसलिए हुआ करती थी कि टीसीएस जो है वो 100 150 बच्चे एक कॉलेज से ले जाती थी। अपने यहाँ से भी हुए हैं, अराउंड 200 टच करते हुए सिलेक्शन हुए, कभी 150 सिलेक्शन हुए। तो क्या होता है जब बहुत बड़ी भीड़ रहती है ना, तो लोगों को थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट करने के लिए लोग जीडी के राउंड कर देते हैं। तो और जीडी राउंड अक्सर वो कंपनीज करती है जिनको कम्युनिकेशन स्किल्स से बहुत ज्यादा काम रहता है। तो टीसीएस तो नहीं करती जीडी वैसे। जीडी करते ने, जो जीडी कर रहे हैं मतलब समझिए उसे बल्क में डिस्क्वालीफाई करने हैं लोग, और उसमें डिस्क्वालीफाई के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। हम्म, एकदम रोडीज की तरह, राइट? हाँ सर। So what was your expression in the interview whole the time, and how you cope up with yourself in that situation? हाँ जी मैम, जैसे मेरा इंटरव्यू जैसे स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा बहुत मजाक मस्ती स्टार्ट हो गई थी। मेरा मतलब आधार कार्ड नहीं दिख रहा था वगैरह, तो उसमें पहले हंसी मजाक स्टार्ट हुई। फिर हाँ मतलब इसमें मैं स्ट्रेस, पहले तो बहुत स्ट्रेस ले रहा था, उसके बाद ये हंसी मजाक के बाद अपना स्ट्रेस पूरा गायब हो गया। उसके बाद सिर्फ आपको बात करना है, ऐसा नहीं कि आपको वाइवा देना है। इट्स इंटरव्यू इज नॉट अ वाइवा, आपको बात करनी है नॉर्मली, जैसे आप अपने मतलब ऐसे नॉर्मली किसी से बात कर रहे हैं वैसे चलेगा पूरा इंटरव्यू। और इतना श्योर कर लीजिए कि इंटरव्यू आपके हिसाब से चले, जो बस आप कुछ चीज़ बता रहे हैं, जैसे आप कि मुझे मैंने ये किया है, तो उसके उसके सामने भी एक क्वेश्चन आने वाला है, इसके लिए रेडी रहिएगा। अब एक जैसे मैंने यही अपना ब्लॉकचेन और एआई का बताया, तो क्रॉस क्वेश्चंस हर चीज़ पे होंगे, इतना तैयार रखिएगा। आप जितना अंदर जाएंगे वो भी अंदर जाएगा उतना। तो अपने रेज्यूमे में इतनी सारी चीज़ें रखिए कि उसे ऑप्शंस बहुत मिले। हेलो, हेलो।
Am I audible? Yeah. Anything else? किसी को और So हमें आंसर हम जो भी देंगे हाँ वो उसी हिसाब से देना है। लाइक हमने ऑर्डिनो बोला तो हमें पता होना चाहिए कि आगे वो अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं तो तुम हाँ बोल सकते हो। वो चीजें बोलो जो तुम आगे और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उसके बारे में, कुछ भी हाँ एक्स्ट्रा नहीं। बिल्कुल। जैसे मेरे प्रोजेक्ट में मुझसे पूछा था तो मुझे पता था कि ऑर्डिनो के बारे में क्या-क्या पूछ सकते हैं। तो जैसे उसने पूछा था कौन-कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं, तो मैंने पहले ही उसमें ऑर्डिनो का नाम बोल दिया कि भाई इसमें से तो पूछना, और उस पे ज़्यादा फोकस करके बोलें, स्ट्रेस देके बोलें, वी हैव यूज्ड ऑर्डिनो एंड दिस एंड दिस, तो उसको पता चल जाएगा कि आपको ऑर्डिनो में से कुछ बताना है। तो फिर उन्होंने पूछा कि जैसे मेरा बायोमेट्रिक बाइक लॉक था, उसमें ऑर्डिनो यूज़ हुआ था, तो उनका अगला क्वेश्चन था कि इसमें डेटा कैसे सेव होता है, तो सबको पता है कि आर्डिनो में थोड़ा बहुत डेटा सेव हो सकता है। ऐसे करके अगले अगले क्वेश्चंस भी आप ही चूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ, आप फ्री होके बिल्कुल पूछ सकते हैं। अभी आपको स्टार्ट करना है बिल्कुल, आपको जो कुछ भी पूछना है कि कैसे स्टार्ट करना है वगैरह, आप सब कुछ पूछ सकते हैं। आप ये कैंपस सिलेक्शन का कब से स्टार्ट किया था आपने प्रैक्टिस करना? कौन से ईयर से, सेम से? मैंने तो जनवरी से स्टार्ट किया था, बिल्कुल जनवरी से। उसके बाद बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लग गया था लॉकडाउन के बाद, बट उसके बाद कंटिन्यूस कोडिंग का आप लोग अच्छे से करें कि एक और लैंग्वेज पूरा टाइम, मैंने पाइथन सीख ली थी लॉकडाउन में। आप भी ऐसे कुछ नया कुछ सीखते चलें बिल्कुल, कि आपसे पूछ सकते हैं कि ये बहुत नया सवाल हमेशा, ये हर बार मुझसे पूछा गया कि आपने लॉकडाउन में क्या किया, तो लॉकडाउन में आपने क्या सीखा इसके बारे में एक नया कुछ सोच लें कि मैंने ये अलग किया वगैरह। ओके। किसी को कुछ रेज्यूमे से इंटरव्यू रिलेटेड, एचआर, एमआर, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, टॉपिक्स वगैरह कैसे निकालने हैं, उन सब के लिए कोई डाउट? सर यस। ये एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़े हम लोग? एप्टीट्यूड जैसे मैंने बताया, आर.एस. अग्रवाल एक बुक आती है, आप वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अनअकैडमी में मैंने बताया कि अनअकैडमी में एक अमूल्य रतन सर हैं, वो क्लासेस बहुत अच्छी लेते हैं, उनसे थ्रू आप क्लासेस ले सकते हैं। और टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे आप अभी टीसीएस का जैसे टीसीएस है, पता है आपको, कंपनी विप्रो पता है, इन सब के सिलेबस निकाल लीजिए और सिलेबस से टॉपिक वाइज टॉपिक रोज सॉल्व। चलो, मैं अभी बहुत देर तक आप लोग की बात नहीं सुन पाया, नहीं था, मैम का कॉल आ गया था। ठीक है, अगर किसी को कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, आकाश तुम देख लेना, मीन्स कहोगे तो मैं तुम्हारा नंबर शेयर कर दूंगा, या तुम अकेले नहीं हो, बहुत सारे बच्चे हैं। मेरा तो कहना है बेटा, आप लोग इन जनरल ना सीनियर से इंटरेक्शन अपना हमेशा रखिए, क्योंकि देखो आकाश तो एक एग्जाम्पल है, इसकी कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस हैं। आप अगर 3-4 सीनियर से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे ना उनकी चीजें, तो आपको हो सकता है अपने से मिलता जुलता कोई मिल जाए। मतलब आकाश को मैं ऐसा बच्चा मान सकता हूँ जो कि पढ़ने में कोई सुपर जीनियस नहीं है, ना ही बहुत अच्छे ऐसा मार्क्स वार्क्स वाला है, बट एज अ टीचर मैं उसका रिव्यू दूं तो हम लोग के लिए एक वैसा था, ओबीडियंट टाइप का सीधा साधा बच्चा, जो बिल्कुल बात मानने वाला और कोई बदमाशी नहीं करना। और उनका ग्रुप ऐसा है कि पढ़ने वाला ठीक ठाक। और वही है कि आकाश जो है, जैसे इंग्लिश की बात की तो इंग्लिश में आकाश अच्छा नहीं था, पर फिर इंग्लिश के बावजूद भी टीसीएस में सिलेक्ट हुआ है, तो मतलब उसने अपनी नॉलेज पे काफी काम किया होगा। तो ऐसे बहुत से अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। तो कभी अभिषेक से भी बातचीत करवा दूंगा मैं बच्चों की। हाँ सर, इंग्लिश क्या बेटा, हल्ला हो रहा है? एक हाँ मिनट। हाँ, एक किसी की आवाज।
नहीं, तुम्हारे ही तो नहीं आ रही है। नो सर, ये शिवानी। हाँ सर, हाँ, शिवानी। हाँ बताओ, अब बताओ। इंग्लिश का जैसे मैं बताऊंगा, मैंने मतलब बहुत ही खराब हो गई थी मेरी इंग्लिश, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे करूं। जैसे मैंने 1-1 मिनट वाला 1.5 महीने तक किया, और मुझे अलग से मेरी फ्लुएंसी दिख रही थी इंग्लिश में, और उसके बाद मुझे ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप लोग की प्रैक्टिस है जो कि उस पे प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते चलें किसी भी चीज से, वो हो जाता है इंग्लिश। आकाश, तुम्हारे ग्रुप में तुम लोग इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते थे क्या कभी? हाँ सर, बिल्कुल। एक जैसे अभिषेक और मैं कभी कभी कर लेते थे कि एक टॉपिक दिया, और हम्म। रोज 8 बजे @8 PM फॉर्मूला, कभी भी 8 बजे हम्म। फोन करो, और एक टॉपिक दो और सामने से आप 1 मिनट के लिए बोले, 1 मिनट के लिए बोले। अगर ओके। स्टार्टिंग में नहीं हो पाता है तो पहले वो टॉपिक को लिख लें, उसके बाद ओके। करें। हाँ, सही है वैसे। इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश को टच में रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली, मैं खालसा स्कूल का पास आउट हूँ, फोर्थ ब्रिज। तो हम लोग तो बस कहने को इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। तो ऐसे बहुत से होंगे, और हिंदी मीडियम वालों का भी ये प्रॉब्लम है कि वो हिंदी मीडियम से हैं तो कैसे स्टार्ट करें। तो वही है, उस डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लैंग्वेज एक ऐसी चीज है कि आपको उसको हमेशा टच में रखना पड़ेगा और उसको यूज करते रहना पड़ेगा, तभी आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। यस सर, मैं भी जैसे खालसा का ही हूँ, GCF साइड। अच्छा अच्छा। तो हाँ सर। वही है, अपन लोग को बस फायदा ये है कि अपने वोकैबुलरी ठीक है, मतलब आप इंग्लिश के वर्ड्स को पहचानते हैं, राइट। और हाँ लेकिन वही है, बात करते करते उसको सही ऑर्डर में अरेंज करना, ग्रामेटिकली सही बोलना, वो सब चीजें प्रैक्टिस से ही आती है। हाँ, वो प्रैक्टिस से ही आएगी। आपको ज्यादा से ज्यादा बोलना पड़ेगा, जितना हम्म। ज्यादा आप बोलेंगे उतना आएगा। भले गलत स्टार्टिंग में बहुत गलतियां होंगी, बट बाद में सही होगी। हाँ, और फ्रेंड्स ही हैं, मान लो आपने 2-4 लोगों का ग्रुप बनाया, आपस में बोल रहे हो, हंस भी रहा है सामने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स हंसे उससे, मतलब फ्रेंड्स हंसे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा बंदा नहीं हंसना चाहिए जो आपको सिलेक्ट करे या रिजेक्ट करे। नहीं। हाँ, और एक चीज और बता दूं अपना, मतलब हो सकता है कि आपका एक छोटी कंपनी में नहीं हो रहा है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका फिर बाद में कोई बड़ी कंपनी में नहीं होगा। तो अपना मन मजबूत करके रखेगा कि एक ना एक कंपनी जरूर आएगी आपके लिए भी। ज्ञान गंगा है, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, ऐसा नहीं नहीं आएंगी। तो किसी को स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज का, और टेंशन में पढ़ाई नहीं करनी, आराम से पढ़ाई करनी। और इस बात का भी एक बता दो आकाश की, वैसे मैंने देखा शायद अपने यहाँ बच्चों का, जूनियर्स का भी, तुम्हारे साथ वालों का भी एक रहता है कि अरे ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। तो टाइम मैनेज और अपना कुछ एक मन बना के तो चलना पड़ेगा ना, कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें और किस पे शुरुआत करें। हाँ सर, इसके लिए जैसे टाइम मैनेजमेंट के लिए, एप्टी के लिए आपको अलग से टाइम निकालना ही निकालना है, कोडिंग के लिए आपको टाइम निकालना ही निकालना है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको टाइम निकालना ही है। इसके बाद जैसे ही थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगे, इसको रोक दीजिए। फिर इसके बाद आपको टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जितना हो सके पढ़ लें। फिर आप वो टेक्निकल में भी आपको सोचने लगते हैं कि सी सीखें, C++ सीखें, पाइथन सीखें, कोई नई टेक्नोलॉजी सीखें। तो उसके लिए सबसे पहले तो कोई भी एक लैंग्वेज उठाओ, लैंग्वेज एक टाइम पे एक उठाओ, और न्यू टेक्नोलॉजी भी साथ में कुछ उसके उसके उसी से रिलेटेड सीखते जाइए। और जैसे ये ब्रेक जैसे लग रहा है एप्टीट्यूड इंग्लिश और कोडिंग वगैरह में, उस ब्रेक को थोड़ा थोड़ा ब्रेक रखिए, उसमें ज़्यादा नहीं। पर बहुत अच्छा जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाए उसके बाद। तो मैंने यही किया। ओके। सर क्या हम लेट हैं अगर, जैसे मतलब अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या आपने लेट स्टार्ट किया है? नहीं नहीं, मैंने ऐसे ज़्यादा कुछ लेट नहीं हुआ था। बट हाँ, मैंने कोडिंग में जैसे मैंने सी सीखी थी, बस, और कुछ नहीं आता था। तो मुझे अच्छा लॉकडाउन से फ़ायदा हो गया कि मैंने पाइथन भी सीख ली, कुछ नई टेक्नोलॉजी AI वगैरह पर भी ज़्यादा काम कर लिया। तो वो थोड़ा हेल्पफुल हो गया। लेट कभी भी लेट नहीं। मैंने इंटरव्यू स्टार्ट हुए थे तब मैंने जियो का, तब मैंने पाइथन स्टार्ट किया था। क्योंकि और तब एट द टाइम लगता है ना, जैसे अरे बहुत, अब मतलब अब जैसे कंपनी आने वाली है, अपन लेट स्टार्ट किया, लाइक फील अंदर से रहता है। नहीं नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है। आप साथ में भी अपना ये कर सकते हैं। मैं जैसे जैसे अगर कोई कंपनी होके भी जा रही, तो उसको वो मत बताइए जो आप अभी सीख रहे हैं, जिसमें आप परफेक्ट हैं वो बताइए। जो सीख रहे हैं तो फिर उससे उम्मीद हो कि आपको बेसिक तो एटलीस्ट आता ही होगा, है ना।
आदित्य ओके का ओके। एक्चुअली टेंशन ये है ना कि वो कॉलेज ट्रांसफर होके आया और उसके बाद फिर ये सब चीजें, माहौल थोड़ा उसको लेट मिला। अच्छा तो मेरा कहना है कि थर्ड सेम से तो वैसे भी एकदम से उस चीज का टेंशन नहीं लेना चाहिए, और थर्ड सेम से जैसे कोई स्टार्ट कर रहा है ना, तो एकदम से वो हर चीज शुरू कर देगा कैंपस की प्रिपरेशन, तो उसका तो फिर सेमेस्टर सफर कर जाएगा, और पता चला कि धोखे से 6 सीजीपीए के अंदर आ गया, तो फिर तो बहुत सारी कंपनीज के लिए वो बेकार हो जाएगा। हाँ, उसके अपने सीजीपीए भी साथ में लेके चलिए कि कॉलेज का भी थोड़ा बहुत पढ़ते चलें। अपना टेक्निकल इंटरव्यू ठीक हो रहा है कॉलेज का पढ़ने से। और मैंने जैसे हम लोग ने भी जनवरी से जस्ट कुछ ही टाइम 6 महीने पहले से स्टार्ट किया था, तो थर्ड सेम तो ज़्यादा जल्दी ही हो जा रहा है, जल्दी हो जा रहा है। और ये लोग तो अभी 5th सेम में है, तो 5th सेम पूरा है तुम लोग के पास। अच्छा 5th सेम तो निकल गया मान लो, 6th सेम पूरा है और 7th सेम की स्टार्टिंग है। आई थिंक 2 4 5 महीने बहुत होते हैं कम प्रिपरेशन करने के लिए। हाँ सर। ठीक है आदित्य, तुमको पता है टाइम, या किसी को भी आप में से टाइम कम क्यों लगेगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीजें इमेजिन करके चल रहे होगे कि ये भी करना है वो भी करना है। आप अभी शुरुआत में सिर्फ 2 3 चीजें एक्चुअली ये रहता है कि मतलब सी भी सीखनी है, ये सब भी करना है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब बर्डन टाइप का दिमाग में लगने लगता है। नहीं बेटा देखो, आपको हर एक चीज को ना, मतलब क्या आकाश, क्या हर एक चीज रोज करनी है क्या? मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड है और प्रोग्रामिंग है और इंग्लिश है, ये तीनों चीजें रोज करते थे क्या तुम? नो सर। तुम्हारा अच्छी दिक्कत आपको ऑलरेडी आती थी। हाँ सर। तो तो जैसे आदित्य तुम 3 चीजों में से किसी एक चीज में तो कॉन्फिडेंट हो गए ना, राइट? इंग्लिश में हो गए एटलीस्ट, यस सर, आई मीन है ना? कॉन्फिडेंट। मुझे पता है ये चीज, मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं है। और सर थोड़ी बहुत सी भी आती है मेरे को, मतलब अभी मतलब बस आप गाइड कर रहे हैं तो मतलब मेरे को प्रॉपर मतलब बनता है सारा, हाँ तो बढ़िया तो है फिर तो। प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। हाँ वही है, जैसे अगर आप किसी में कॉन्फिडेंट हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस मत दीजिए, आप जिसमें नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दे दीजिए। और जैसे नहीं कि आप बिल्कुल रोज ही करना है, 4 4 5 5 घंटे बैठना है। थोड़ा थोड़ा उसमें आप जैसे कंफर्टेबल आपको लग रहा है करते चलिए, बट इतना कि कंपनी निकल जाए, और निकल जाती है इतने में। सारे टॉपिक्स एप्टीट्यूड के आपने कवर कर लिए, इंग्लिश अच्छी है आपकी, कोडिंग थोड़ी बहुत बन जाती है, कॉन्फिडेंस आ गया है स्पीकिंग में, बन जाए। और मेरे ख्याल से आकाश, अपन को रिवर्स इंजीनियरिंग बेटर है ना, कि अपन कंपनीज के ढेर सारे पेपर्स जुगाड़े कहीं से, या क्वेश्चंस देखें नेट से, या तुम जो कहने वाले हो ड्राइव देने वाले हो वाला, तो हाँ तो उससे उसके थ्रू करें तो ज्यादा बेटर है। एकदम अपन को इनफाइनाइट नहीं लगेगा ना चीजें। हाँ सर, मेरे ड्राइव है, उसमें सारी कंपनीज के सारे पेपर्स हैं जितने हैं, वो आप एक एक करके, लेकिन वो बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि कभी कभी हैवी लगने लगता है, तो आप वो थोड़ा थोड़ा दिन में करते रहें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। और आकाश, तुमने क्या कभी कोई कंपनी स्पेसिफिक तैयारी किया क्या? तुमने टीसीएस से रिलेटेड किया कि इन जनरल किया? नहीं, इन जनरल सर, बिल्कुल। है ना, इन और जनरल ही करना ठीक है। हाँ सर। So आप आपने टेक्निकल में कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था? और मैंने टेक्निकल में जैसे मैंने सोच लिया था कि मैं अपना मतलब ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो लिखने वाला हूँ नहीं। मैंने टेक्निकल के लिए सबसे पहले जो मुझे सी बनती थी उसको मैंने बहुत अच्छे से किया, फिर मैंने नया पाइथन सीखा, उसको बहुत अच्छे से किया, डेटा स्ट्रक्चर्स के थोड़े बहुत बेसिक सीख लिए, एंड जैसे टीसीएस के कुछ ही दिन पहले मैंने एसक्यूएल क्यूरीज भी सीख ली थी, तो वो बेसिक एसक्यूएल क्यूरीज डीबीएमएस मेरा बेसिक्स हो गया था। और मैंने इसके लिए जैसे ये तैयारी की थी, तो एक मतलब गीक्स फॉर गीक्स में ही आते हैं बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं उसमें, टेक्निकल इंटरव्यू से रिलेटेड, और उससे मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की। उसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे और एमसीक्यूज की भी आपके साथ में तैयारी होती चली जाएगी। ठीक है, देखिए आप लोग जो है ना, आपका जैसे पूरा अभी तो क्या है कि थोड़ा सा एक डेंजरस चीज़ है कि आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन फाइनल एग्जाम हो जाए, जनरल प्रमोशन हो जाए, वो खड़ी खतरनाक चीज़ है। बट मान लो अगर हो जाता है तो उसका पॉजिटिव आउटपुट आप ये लीजिए कि आप अभी अपना टाइम कम से कम 1 महीने 2 महीने तक वैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, मंडे से लेकर सैटरडे संडे तक, कि आप जिस चीज में वीक हैं उसको आप हफ्ते में 3 4 दिन दे दीजिए, और जिस चीज में आप स्ट्रांग है उसको वीक में 1 2 दिन दे दीजिए। बट उसको अपने शेड्यूल में दिन भर में हफ्ते भर में रखिए जरूर। हाँ, क्योंकि अगर गैप आ गया तो फिर बहुत तकलीफ हो जाती है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी कल मेरी सुनील सर से बात हुई, मींस ही वाज वेरी गुड इन सी, ही टोल्ड मी, और उन लोग का उनका छूट गया सी प्रोग्रामिंग,
बहुत सालों से, 8-10 साल से। तो अब उनका ऐसा हो गया है कि उनको बिल्कुल भी नहीं आती। तो मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हों, फ्रेशर्स हों, चाहे पुराने लोग हों, अगर टच में नहीं रहा सी तो चला जाएगा। मेरे टच में है क्योंकि मीन्स बाय गॉड्स ग्रेस में जब से ज्ञान गंगा में आया हूँ तो ईसी के लिए मैं प्रोग्रामिंग का रिप्रेजेंटेटिव बना रहता हूँ। अगर मुझे कोई एडमिन वाले काम में लगा देता या एचओडी बना देता तो मैं तो बिल्कुल वो हो जाता, बेकार हो जाता। तो एज अ टीचर हम लोग को अपनी नॉलेज रिफ्रेश करनी रहती है, और एज अ स्टूडेंट आप लोग को तो बस अभी जॉब चाहिए, तो आपको उसी डायरेक्शन में सोचना है और बस अपनी नॉलेज अच्छी करते रहो, मेरे ख्याल से तो कहना ये है। हाँ, जितना इंटरनेट से मटेरियल मिलते जा रहा, जहाँ से मिल रहा पढ़ते जा। कॉलेज में सर इनको AWS का भी मिला होगा। AWS के लिए कुछ बच्चों को मेल गया है, अभी कल ही मैंने जिन बच्चों का छूट गया था ना आस्था, है ना, मैं खास तौर पे तुमको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि मैंने नए मेल फिर से भेज दिए हैं, बिकॉज खुद मांगे हैं सामने से, और टीपीओ की और अशोक वर्मा सर की मैनेजमेंट की डिस्कशन हुआ है कि AWS में रजिस्ट्रेशन करो। तो मैंने अब और भी बचे हुए मेल भेज दिए हैं, सारे GCT वाले, सारे जो गड़बड़ ईमेल आईडीज थे उनको सही करके भेज दिया है। स्टिल कोई बच जाता है तो बताना, और मे भी कुछ 1-2 दिनों में आपको मेल आ जाएंगे AWS के। बट आकाश, AWS को किस तरीके से यूज करेंगे बच्चे? सर जैसे AWS है, उनको आप बता सकते हैं कि आपको ये न्यू टेक्नोलॉजी आती है। सारी कंपनीज जिसमें भी आपने बता दिया कि आपको AWS में ये बेसिक्स ही आता है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट अभी चल रहा है AWS का रिसेंट के टाइम में। और जैसे आपको ये सब फ्री मटेरियल मिल रहा है कॉलेज से, तो जहाँ से भी जो भी फ्री मिल रहा है, आप सब जितना नॉलेज जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो सब कुछ ले लीजिए। आकाश, वो वीडियो सेव हो पाया था फिर कहीं पर जो मैंने बनाया था AWS का? हाँ सर, मैंने ड्राइव शेयर की जो थी सर आपको। अच्छा, मुझसे किया था, ओके। मैंने ये फिफ्थ एक्चुअली वो जो मैंने वीडियो बनाया था ना, वो मैंने पूरे कॉलेज के एमटेक बी सबको बुलाया था, उसमें इनवाइट किया था। बट ये 5th सेम वाले बच्चे भी उसमें नहीं आ पाए एक्चुअली, और आप अचानक से उसको यूज करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि वो है क्या चीज। हाँ तो ठीक है, मैं इनसे भी शेयर कर दूंगा उस चीज को कि वो है, क्योंकि कोई चीज, कोई आपको हथियार दे दिया जाए, बोल बताया ना जाए इसको यूज कैसे करना है, तो कोई मतलब नहीं है उसका फिर। आप ठीक है, इन लोग से भी शेयर कर दूंगा वो वीडियो। नहीं हो जाएगा, बट अच्छा पॉजिटिव पॉइंट रहता है AWS का फिलहाल के टाइम में भी। तुम्हारे इंटरव्यू में जिक्र निकला था AWS का कुछ? नहीं सर, मेरे इंटरव्यू अभी तो ब्लॉकचेन। हाँ, तुम्हारा तो स्टार्ट ही हुआ था क्योंकि AWS अभी तुम लोग। चलो अच्छा है, अच्छा है। चलो आगे और भी इंटरव्यूज हैं, और भी कंपनीज हैं, पेपर इंफोसिस भी आने वाली है, करना कम से कम 2-4 रखना और फिर चूज करना। हाँ सर। चलो ठीक है आकाश, आई थिंक और किसी को कुछ हाँ बताओ। हाँ, इंटर्नशिप, आपने इंटर्नशिप जैसे अपने कॉलेज की थ्रू ही होती है, वो भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट से, वहीं से। अब मेरे से उसमें से क्वेश्चंस तो नहीं पूछे थे, बट जिस मेरे दोस्त से पूछे थे मैं उसका बता दे रहा हूँ। हम लोग ने ऑप्टिकल फाइबर वगैरह में की थी, तो उसका बेसिक्स पूछ लिया कि ऑप्टिकल फाइबर वगैरह कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। आपने उसमें सामने से परफॉर्म किया कि नहीं किया, कैसे होती है उसकी वर्किंग, स्प्लाइसिंग वगैरह। इंटर्नशिप से मेरा मतलब हो सकता है बच्चे पूछ रहे हो इंटर्नशिप और या फिर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप की, या कहीं कोई इंडस्ट्रियल विजिट। तो देखो, इंटर्नशिप, वोकेशनल ट्रेनिंग, विजिट एक्सेट्रा अगर आपने किया है कहीं बाहर से या किसी भी चीज के थ्रू, तो उसको मेंशन करो, और वो हो सकता है इत्तेफाक से इंटरव्यूअर के इंटरेस्ट की चीज निकल जाए, या आप उसमें बहुत अच्छे आंसर्स दे पाओ। तो मेरा कहना यही है कि जैसे आपका जो रिज्यूमे है ना, वो काइंड ऑफ आपका सिलेबस है। तो आपका सिलेबस अगर मान लो आपके मार्क्स पे आने के बाद, C++ पे आने के बाद खत्म हो जाता है, प्रोजेक्ट में 1-2 प्रोजेक्ट ही आते हैं, तो वो अजीब सा दिखाई देगा, रिज्यूम बहुत छोटा सा दिखाई देगा। और जो HR MR वाले हैं उनको कुछ दिखेगा ही नहीं पूछने के लिए। तो रिज्यूम शुड लुक इंटरेस्टिंग, दिखने में अच्छा सा दिखना चाहिए, जिसमें पढ़ाई के अलावा भी कुछ कुछ चीजें हों, कुछ इंडस्ट्रियल विजिट्स हों, या पढ़ाई को सपोर्ट करते हुए कुछ एक्टिविटीज हों। तो आई थिंक वो है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप लोग धीरे धीरे करते जाइए। मैं तो कहूंगा आप लोग ये ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं छोटे छोटे, एक ही चीज से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल सी का ही आप AWS में ढूंढ लीजिए, सी का ही आप नेटअकैड में कर लीजिए, या कभी उडेमी में कर लीजिए। तो अलग अलग करते जाइए साथ साथ में, इतने सारे सर्टिफिकेशंस हैं। हाँ, रेज्यूमे को बिल्कुल डेकोरेट करके रखिए कि आपने जो कुछ भी किया, सर्टिफिकेशंस किए, सर्टिफिकेशन बताइए। सर्टिफिकेशंस में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें आपने क्या सीखा। मान लीजिए आपने, जैसे मैंने बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन किया था साइबर सिक्योरिटी का, तो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया। उन्होंने पूछा मुझसे साइबर सिक्योरिटी में आपने क्या सीखा,
मतलब आपने क्यों किया साइबर सिक्योरिटी? ऐसे सर एक देखने के लिए कि इस फील्ड में क्या वगैरह होता है, बट उतना इंटरेस्टेड नहीं लगा। तो आप सर्टिफिकेट अच्छे खासे भर के रखे उसमें, जो आपने किया सब पूरा डेकोरेट करके रखे अपने रेज्यूमे को। सही है। हाँ, और इंटरेस्ट आना नहीं आना सबकी पर्सनल चॉइस है। जैसा पाइथन की बात करें कि मैंने पाइथन के सर्टिफिकेशन किए कोर्सेरा से 2 किए, बट पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं आता है मुझे। तो आप बिल्कुल मेंशन करें चीजों को कि आपको बेसिक्स आती है, और इंटरव्यू में कभी बात निकले तो बोल दीजिए जैसे आई वांटेड टू नो एंड एक्सप्लोर कि इतना हाइप है किस चीज के बारे में, तो क्यों है, क्या है। तो उसमें ये नहीं कहेगा कि आपने सर्टिफिकेशन किया और आपको बन क्यों नहीं रहा है। वो चीज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ नहीं बनता है, बट आई ट्राई टू एक्सप्लोर इट। और कोई भी चीज को जैसे आपको पता आपको नहीं बन रही वो क्वेश्चन, तो आप हमेशा ऐसे ट्राई करें कि आई डू नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट बट आई वांट टू गिव अ ट्राई। कभी भी डायरेक्ट नो मत बोलिए। हाँ सही बात है। या हाँ धनिया इसको पीस लेंगे। पर आप अभी तक नहीं होंगे कितने आकाश। श्वेता अच्छा क्या? पूछो, लास्ट क्वेश्चन श्वेता। हाँ फिर तुम लोग की ब्रेक खराब हो जाएगा वरना। हेलो हाँ श्वेता क्या बोल रही हो? कितने कैंपस में बैठे अभी तक आप? कितने मैं कैंपसेस में बैठे हैं आप, ऐसे आई थिंक श्वेता पूछ रही है। जियो मतलब 5-6 अराउंड 5-6। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा इस सेंस में था कि कितनी जगहों से धक्के खाए तुमने आकाश। हाँ, ये धक्के खाना धक्कों के भी लिए तो बहुत तैयार जरूरी है। धक्कों के लिए तो बहुत बिल्कुल तैयार रहिए आपकी। मैंने जैसे मेरा एक दिन में मुझे 3 रिजेक्शन आए थे, सिस्को से, नगारो से और कोक्यूब्स की एक कंपनी से, एक दिन में। तो धक्कों के लिए बिल्कुल तैयार रहिए आप। वो आएंगे और सिलेक्शन भी होगा सबका। बट मुझे लगता है रिटर्न में जितने कम धक्के खाए उतना अच्छा है। क्यों रिटर्न से धक्के खाना? आपको शुरू की 2-3 कंपनी में बंद हो जाना चाहिए उसके बाद रिटर्न से। रिटर्न तो सर सबका मतलब निकाल ही लीजिए, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ रिटर्न निकल ही जाता है फिर। बिल्कुल। हाँ, वैसा। चलो सही है सही है। ठीक है चलो, अच्छा रहा। मैंने जो सोचा था वैसा हो गया तुम्हारा इंटरेक्शन। और भी आप लोग चाहें तो बिल्कुल इंटरेक्ट करें आकाश से। आकाश तुम चाहो मैंने तो कुछ अपना पर्सनली भेज दिया अपना क्या भेज दिया? मैंने अपना फोन व्हाट्सएप नंबर भेज दिया है। चैट में भेजा है? हाँ सर। चैट देख नहीं पाएंगे। मैं अलग से व्हाट्सएप में इनको बता दूंगा। हाँ सर ठीक है सर, मैं ड्राइव वगैरह भी दे देता हूँ आपको। हाँ तुम जो ड्राइव बोल रहे थे वो भेज दो। हाँ। और बढ़िया है, ठीक है। ऐसे ही गाइड करते रहना और बताते रहना क्या क्या चल रहा है। और हाँ सर, एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा आप सबको। ऑन कैंपस के साथ जो आपको कॉलेज से कंपनीज आ रही है, उसके साथ साथ ऑफ कैंपस की जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिलती रहेंगी। टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे फेस प्रेप इन सबके ग्रुप्स रहते हैं, 30-30 हज़ार मेंबर के। वहाँ आपको सारी कंपनीज के इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अभी आपको ज्वाइन करना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाता है। उसकी ज़रूरत नहीं है। आप बाद में जून के टाइम में कभी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोग को ऐड करवा दूंगा उसमें। या आप सर्च भी करेंगे टेलीग्राम में फेस प्रेप ग्रुप वगैरह, तो आपको दिख जाता है उसमें। उसमें सारे आ जाते हैं आपके कंपनीज वगैरह। ओके सर। हेलो हेलो सर। हेलो हाँ आकाश। हाँ सर। हाँ वही मैं कह रहा था कि अब अपन बंद करते हैं इस चीज हाँ को, इंटरेक्शन को। और तुम्हें भी पार्टी करनी होगी है ना? नो सर। चलो ठीक है। देखो बट सिलेक्शन बहुत खुशखबरी लेके आता है, बट अगेन आप आकाश का ही माइंडसेट सोचिए कि 5-6 कंपनी रिजेक्ट होना, उसके फ्रेंड्स का सिलेक्ट होना और उसका ना होना। आयुष जैन का पहले सिलेक्शन हुआ था ना नगारो हाँ में? हाँ सर। ऋतिक का भी हो गया था। तो ऋतिक का सर आखिरी राउंड में नहीं निकला ना अच्छा सर। नहीं हुआ था, राइट। हाँ हाँ, हाँ सिर्फ आयुष का हुआ है उसमें नगारो हाँ में ना। तो देखिए वही है कि उस वक्त किसी फ्रेंड का जब हो जाता है ना तो बड़ा एक अजीब सा रहता है ना। तो आप खुश हो सकते हो ना दुखी हो सकते हो, और मन में रहता है कि मेरा कब होगा, कहीं मैं छूट ना जाऊं। तो ये आप देखो आकाश भी या हर बच्चा इस फेज से गुजरता है। लेकिन आपको इस बात के लिए हमेशा मन में कॉन्फिडेंट रहना है कि आई एम
स्किल्ड एंड आई एम नॉट जॉबलेस। और आप अपने मन में आई एम स्किल्ड तभी बोल सकते हैं जब सही में आप अपने उस चीज पे काम कर रहे हो। तो करिए, मेरा कहना है कि जॉब की टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, जॉब तो सबको मिल जानी है, दुनिया चल रही है, लोग अपने बीवी बच्चे पाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं लग सकती किसी की, है ना। तो ऐसा नहीं है ना, तो यू हैव टू फाइंड योर इंटरेस्ट। और ये भी चीज सोच के चलिएगा कि अभी पढ़ाई करते वक्त आपको ये कभी समझ में नहीं आएगा कि आपको काम करने में कहाँ अच्छा लगता है। हो सकता है आकाश फ्यूचर में जाके टीसीएस में काम करे और 6 महीने में लगे कि अरे सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करना मेरे लिए नहीं बना है। तो अगर उसमें दम होगी या उसके अंदर कॉन्फिडेंट होगा तो वो कुछ और तैयारी करेगा, कहीं और भागने की कोशिश करेगा। बट वही है कि पहली जॉब में कदम रखिए, ये मत सोचिए कि ईसी वाले हैं तो यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। आपको लगता है आप मार्केटिंग जॉब में जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए। आई हैव हर्ड फ्यू पीपल फ्रॉम योर 7th सेम आकाश, उन्होंने कहा कि सर मुझे कोडिंग करना ही नहीं है, मुझे नॉन टेक्निकल जॉब में जाना है। तो बिल्कुल जाओ, दुनिया में हर तरीके की जॉब्स हैं, सब रिस्पेक्टफुल हैं, सब कुछ ना कुछ कमा के दे रही हैं, बल्कि सेल्स वाले ज्यादा कमाते हैं। तो मेरा कहना है कि आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर एक्चुअली हर चीज का वो कहलाता है, मतलब मास्टर, मतलब कह सकते हैं कि हर जगह जाने के लिए वो रहता है एलिजिबल। तो आप बिल्कुल किसी भी चीज में ट्राई करिए, जरूरी नहीं है कि आप अगर प्रोग्रामिंग ही करना चाहते हैं और टेक्निकल के लिए ही तैयारी करना चाहते हैं वहां करिए, या बहुत सी नॉन टेक्निकल कंपनीज आती हैं तो उनके लिए करिए। तो लेकिन हाँ, अब ये मत सोचिए कि प्रोग्रामिंग नहीं बन रही है तो बिल्कुल देखना ही नहीं उस तरफ। तो कोई भी चीज में मेहनत लगती है, देर लगती है, तो थोड़ा भी अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, लगता है कि कोडिंग कर सकते हो तो करना चाहिए। जैसे जतिन ने आकाश मुझे अलग से कॉल करके कल परसों बोला था कि सर मुझे प्रोग्रामिंग मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रही है। अब वैसा कुछ केस है तो आई डोंट नो, समबडी कैन काउंसिल हिम कि भाई नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो एकदम डिसाइड कर चुका है, कह रहा है कि मुझे नॉन टेक्निकल जॉब करना है, तो बिल्कुल आएंगी कंपनीज, ऐसी भी कंपनीज आती हैं जो आपको प्रोग्रामिंग को बिल्कुल टेस्ट नहीं करेंगी, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और स्मार्टनेस को चेक करेंगी और इवन परसेंटेजेस भी नहीं देखेंगी कि आपके 10th 12th में और सीजीपीए कितने थे। हाँ बिल्कुल सर। और जैसे मैं भी और वहाँ 3rd ईयर तक आईटी, हाँ सर सॉरी, हाँ बोलो, मैं कह रहा हूँ वहाँ भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ हाँ भी प्रोग्रेस पा रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रही है, सब हो रहा है। जैसे मैं भी थर्ड ईयर तक बिल्कुल रेडी नहीं था कि मैं आईटी सेक्टर में जा पाऊंगा, कोडिंग मुझे भी नहीं आती थी। मैंने एक कंपनी के बारे में सुन लिया था इन्फोसेप्ट करके, उसको सिर्फ मैथ्स चाहिए और थोड़ी बहुत ऐसी अच्छी खासी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, तो उसमें कर लूंगा। बट धीरे धीरे कोडिंग में इंटरेस्ट आने लगा तो हो गया आईटी सेक्टर में ही। तो आप लोग भी कहीं भी जा सकते हैं, इन्फोसेप्ट से बहुत सारी कंपनीज हैं जो आईटी सेक्टर से कभी कभार ज्यादा पे भी करती हैं। बिल्कुल। और बहुत सी कंपनीज पता है आपके प्रीवियस बैचेस को आई हैं। अच्छी बात यह है कि जो पिछला आपका सीनियर बैच था, आकाश का जो सीनियर बैच था, उसमें कोरोना चालू हो चुका था, तो लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे कि वो इधर उधर जाएं। तो अच्छी बात ये होती है कि जो कंपनी आए और सिलेक्ट करे, आप अगर उसको ज्वाइन कर लो तो कॉलेज का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे इन्फोसेप्ट है, उसमें जिन बच्चों का प्लेसमेंट हुआ वो सब उसमें गए, तो आगे से क्या होगा कि इस कॉलेज से अगर कोई बच्चे आ जाते हैं ना, तो अगेन उस कॉलेज में आने के लिए कंपनी रेडी रहती है। और मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी बच्चों को, किसी कॉलेज के बच्चों को सिलेक्ट किया और किसी ने ज्वाइन नहीं किया या बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया एज कम्पेयर टू सिलेक्शन, तो फिर वो आगे से उस कंपनी जो है वो कॉलेज की तरफ देखना बंद कर देती है, या थोड़ा सा उसका वो खराब हो जाता है मूड की नहीं यहाँ तो नहीं जाना है। तो आगे भी आप लोग के लिए फ्यूचर अच्छा है। जब टीसीएस जैसी कंपनी इतना सिलेक्शन कर रही है ना, तो विप्रो इंफोसिस भी कोई छोटी कंपनीज नहीं है, तो मतलब उनके पास भी काम है, वो भी सिलेक्ट करेंगे इनके बैच को भी और मे बी फ्यूचर में 2 साल बाद आपके बैच को भी। हाँ बिल्कुल। तो बढ़िया है, ठीक है। चलो फिर आकाश, इन लोग का तो थोड़ा सा आधे घंटे में और पढ़ा दूं फिर ब्रेक देके, वैसे आज तो दिन भर पढ़ाऊंगा ही मैं। ठीक है, चलो फिर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। All the best to everyone. Thank you.